फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोरियाई युद्ध, वियतनाम में लड़ा गया युद्ध, फर्स्ट पर्शियन गल्फ वॉर, अफगानिस्तान वॉर, इराक वॉर, मल्टीपल इंटरवेंशंस इन लीबिया, सीरिया एक्सेट्रा, और फाइनली ईरान का युद्ध। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अमेरिका बस युद्ध ही करते रहता है। कोई तो होगा जिसे इससे बहुत फायदा हो रहा है। कोई तो ऐसे ग्रुप्स होंगे जो चाहते हैं कि यह युद्ध कभी रुके ही नहीं, भले ही कितने भी इंसान मर जाए और मानवता तार तार हो जाए। तो आखिर वो कौन है जो ये चाहता है कि अमेरिका एंडलेस वॉर्स में उलझा रहे? आज हम इसी टॉपिक की पड़ताल करेंगे। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। प्यारे साथियों, ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानुधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। आइए आज का काम शुरू करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोरिया का युद्ध, वियतनाम युद्ध, पर्शियन गल्फ वॉर, वॉर इन अफगानिस्तान, इराक वॉर, मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंटरवेंशंस, एंड फाइनली वर्तमान में ईरान का युद्ध। एक के बाद एक के बाद एक इतने सारे युद्ध, और अमेरिका अभी भी कहीं से कहीं नहीं लग रहा है कि उसका पेट भर चुका है। इट इज ऑलमोस्ट कि अमेरिका रेडी है कि मैं अपना अगला युद्ध कब छेड़ दूं, या तो इजराइल के कहने पर या स्वतः ही। तो ये चक्कर है क्या? दुनिया को जिस चीज से इतनी हानि बार बार होती है, आखिर अमेरिका वो काम करता क्यों है? प्यारे दोस्तों, हु रियली बेनिफिट्स? जब आप इस विषय की तह में जाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक पूरा इकोसिस्टम अमेरिका में इस तरह का बन चुका है जो यही चाहता है कि युद्ध होते रहें। उनका व्यापार, उनके बोनस, उनका पूरा धंधा इस पर टिका हुआ है कि क्या अमेरिका युद्ध लड़ेगा या नहीं। और अगर आप अमेरिका में पीस की बात करते हैं एंड पुटिंग अ स्टॉप टू द एंडलेस वॉर की बात करते हैं, तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज तो कहती हैं कि शायद जॉन एफ कैनेडी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। आपको क्या लगता है? कमेंट थ्रेड में जरूर बताइएगा। कुछ तो इकोनॉमिक विनर्स होते हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, एनर्जी कंपनीज, प्राइवेट मिलिट्री फर्म्स, रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस, इनको प्रत्यक्ष पैसा मिलता है। कुछ पावर और इन्फ्लुएंस के गेनर्स होते हैं, सरकार, मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स। उन्हें आपदा में अवसर करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि अगर युद्ध छिड़ा हुआ है तो आप राष्ट्रवाद का नाम लेकर उसकी आड़ में बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सामान्य देश काल परिस्थिति का जो युग होता है उसमें शायद लोकतंत्र आपको अनुमति नहीं देता है। बहुत सारे अप्रत्यक्ष और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स होते हैं मीडिया, फाइनेंशियल मार्केट्स, एलाइड नेशंस के। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर कोई एक मॉरल प्लेन पर देख रहा है कि वॉर्स आर बैड एंड वॉर्स शुड हेंस नॉट बी फॉट, बल्कि इनमें से कई तो यही देख रहे हैं कि वॉर्स ऑट टू बी फॉट। अमेरिका के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये कि अमेरिका एक्सेप्शनलिज्म में यकीन करता है। एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ अटलांटिक ओशन है। यही बात वोलोदिमीर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से कही भी थी कि एक न एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब ये ओशंस पार करके कोई पहुंच जाएगा, तब आप क्या करेंगे, जिस पे ट्रंप बहुत भड़क गए थे। तो अमेरिका को ये लगता है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे तो मेरी दादागिरी है ही। वेनेजुएला से मैं किडनैप करके ले आया, क्यूबा को मैंने घेर के खत्म कर दिया, जहां चाहूं घुस जाऊं, कौन मुझे रोक पाएगा, ग्रीनलैंड में ले ही लूंगा, ऐसा अमेरिका सोचता है। कनाडा को मैंने बोल ही दिया तुम 51 स्टेट बन जाओ, और उन्होंने मेरा बिगाड़ क्या लिया। जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की सोच रखते हैं, मतलब अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट ऐसी सोच रखता है, तो यह सवाल बहुत ही लाजमी हो जाता है कि आखिर इतने सारे ग्रुप जो इकोसिस्टम बना के बैठ गए कि हमें तो अब वॉर ही चाहिए,
तो इन एंडलेस वॉर्स को रोकने की बात आखिर करेगा कौन? तो एक एक करके अब थोड़ी सी पड़ताल करते हैं कि कौन इसमें से पैसा बना रहा है। जैसे कि सबसे पहले डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की बात हो जाए। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर सबसे ज्यादा पैसा सबसे जल्दी इसमें बना लेते हैं। दोस्तों, अभी मैं एक डिटेल रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट पत्रिका में पढ़ रहा था, जिसमें अमेरिका के बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स का क्या रिश्ता है और वो अभी कितना पैसा बना रहे हैं पर एक रिपोर्ट आई थी। उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात यह थी कि 3 नई कंपनियां जो मैदान में अभी अभी कूदी हैं और अमेरिका की सरकार उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देके अब 10 साल में आगे लाना चाहती है। पहली थी पेलेंटियर, जो डिफेंस के एआई सॉफ्टवेयर बनाती है, बहुत ही खतरनाक अलेक्जेंडर कार्प की कंपनी है, जिन्होंने अभी एक मैनिफेस्टो जारी किया, लोग घबरा गए पढ़ के, अमेरिका के ही लोग खुद। दूसरी है स्पेसएक्स, जो अपनी स्पेस शील्ड के साथ अमेरिका के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। और तीसरी है एंड्यूरेल, जो ड्रोन्स बनाती है। इन तीनों को अभी अभी ट्रंप सरकार ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। कहने का मतलब यह है कि पुराने डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर या 5 और 6 जनरेशन फाइटर जेट्स वगैरह वगैरह बनाने में सिद्धहस्त हैं, वो तो अपनी जगह हैं ही, और ये नए चैलेंजेस मैदान में और कूद पड़े हैं। तो वॉर एक्चुअली इज गुड बिजनेस फॉर देम। तो जो लोग हथियार और टेक्नोलॉजी की बिक्री करते हैं, उन्हें जैसे लॉकहीड मार्टिन, रेथियन टेक्नोलॉजी, नॉर्थरप ग्रूमन, ये सारी कंपनियां, और एडवांस वेपन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट एंड डिफेंस सिस्टम सब बेचते हैं। ईरान के साथ हो रहे युद्ध में, जो कि अजीबोगरीब मोड़ लेता जा रहा है रोज, हम उसको कवर कर ही रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा शुरू से, आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। ईरान के साथ हो रहे युद्ध में यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अब नियम नए लागू करने पड़ेंगे। कम से कम ऐसी जगह जहां आपका एडवर्सरी ज्योग्राफिकली बहुत एडवांटेजियस पोजीशन में है। तो यह हो गई ईरान की बात। लेकिन लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो मिलते हैं वो अरबों डॉलर के होते हैं, क्योंकि डिफेंस का काम 1 या 2 साल में नहीं होता, और प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, अपग्रेड, लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट सब कुछ कवर होता है। इसकी कंटिन्यूअस डिमांड होती है और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत होता है। कॉन्फ्लिक्ट जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रहे हैं, तो डिमांड बढ़ रही है, जिससे रेवेन्यू, स्टॉक वैल्यू, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। कितनी अजीब बात है दोस्तों, जहां एक और दसों हजारों इंसान मारे जा रहे हैं, पूरे पूरे शहर तबाह होते जा रहे हैं, वहां इनकी स्टॉक प्राइस लगातार बढ़ रही है। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि किन लोगों के परिवारों के पास ऐसी कंपनियों के स्टॉक अच्छी मात्रा में होंगे। कमेंट करके बताइएगा, आपका क्या अनुमान है, इस तरह के डिफेंस स्टॉक अमूमन किस तरह के परिवारों के पास होते हैं, बताइएगा। प्यारे दोस्तों, तो ये हो गई डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की बात। हम एक एक करके देख रहे हैं कि आखिर अमेरिका के ये फॉरएवर वॉर किनको लाभ पहुंचा रहे हैं। अब आते हैं फिर से आज के कोट पे। प्रेसिडेंट आइजनहावर ने एक बहुत खतरनाक बात बोली थी, We must guard against the acquisition of unwarranted influence by the military industrial complex. ये प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर ने क्यों कहा था? उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि अमेरिका में एक नए तरह का बीस्ट पैदा हो गया है, और वो बीस्ट है MIC, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यानी कि सैन्य औद्योगिक इकाई। और इनका एक ही काम है कि किसी भी तरह वॉर हो तो पैसा बनाया जाए। और इसलिए आइजनहावर ने कहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना ताकतवर हो जाए कि वो ही देश की राजनीति चलाने लगे और वो ही झगड़े करवाने लगे कि वो होंगे तो हमें ऑर्डर्स मिलेंगे। तो ये आज से 50-60 साल पहले दी गई चेतावनी है, जिसे अमेरिका ने सच कहूं तो बिल्कुल भी सीरियसली लिया नहीं है, और उसकी कीमत पूरी दुनिया ने चुकाई है। अब आप बोलेंगे पूरी दुनिया ने कैसे चुकाई? तो भाई अभी मैंने आपको बताया था, पूरी दुनिया ने ऐसे चुकाई। इतने सारे युद्ध आपके सामने हैं, सारी कहानी, और इन सभी युद्धों में बहुत बड़े स्तर पर लोगों का मारा जाना। आप अगर वियतनाम युद्ध को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें कुछ समय लगाकर, तो आपकी रूह कांप उठेगी। जिस तरह पूरे के पूरे गरीब लोगों के गांव दूर दराज पूरी तरह नैपाम डाल के जला दिया गया, जिस तरह दसों हजारों को मारा गया, और फिर भी
वियतकॉन्ग ने हार नहीं मानी और अंत में अमेरिका को सब छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि घर पे इतना ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा हो गया था बैक होम इन अमेरिका। कहने का मतलब वंस अगेन ये है कि ये लॉबीज चाहती हैं कि ऐसे युद्ध होते ही रहे, होते ही रहे, होते ही रहे, और ग्लोबल पुशबैक नहीं आता है। बहुत भयानक सच ये है कि जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो एक सुर में सुर मिला के गाना शुरू कर देती हैं। इराक में बोला कि WMDs हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, पूरी झूठी रिपोर्टें अमेरिकन कांग्रेस में रखी गई, और बाद में पता चला कि सद्दाम हुसैन के पास ऐसे WMDs तो कुछ भी थे ही नहीं। ये वही सद्दाम हुसैन है जिसके साथ 1980 से 88 तक ईरान से तुम लड़ो कह के अमेरिका ने पीछे से हथियार भिजवाए थे, और सद्दाम ने उन हथियारों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया था। तो कैसे इतिहास करवट लेता है और चीजें बदल जाती हैं, ये बहुत देखने लायक है। नेचुरली देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज हियर, ऑफ कोर्स। तो दूसरा है ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। पहला कौन था? डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स। और फिर ये भाई साहब जो है आइजनहावर साहब, इनकी चेतावनी आ गई सामने। ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऑफ पावर है, और एक तरह से बड़े आराम से रिवॉल्विंग डोर फिलॉसफी अमेरिकन सरकार में चलती है। वहां पर जो नौकरशाही देश को चलाती है उसमें कॉरपोरेट से लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये दोनों बिल्कुल एक ही हो गए हैं, और ऐसा पिछले 25 सालों से लगातार चल रहा है। डेमोक्रेट राष्ट्रपति हो या रिपब्लिकन हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो सिस्टम बन चुका है वहां का, एंड इट इज कंसिडर्ड परफेक्टली लेजिट। धीरे धीरे आप कुछ उसकी शुरुआत भारत जैसे डेमोक्रेटिक देशों में भी अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। तो ये एक नेटवर्क ऑफ पावर होता है। जो डिफेंस करवाने वाली कंपनियां हैं, मिलिट्री की लीडरशिप है और नेता है, ये तीनों मिलकर अपना एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और फिर उस ट्रायंगल और उसकी पावर को तोड़ पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। यहां पर चाइना का एग्जाम्पल बहुत रेलेवेंट है। शी जिनपिंग ने पिछले 13 सालों से, जब से वो सत्ता में है, मिलिट्री की सीनियर लीडरशिप को कई बार पर्ज किया है। पर्ज का मतलब होता है थोक के भाव में लोगों को नौकरी से निकाल देना, गिरफ्तारियां करवा देना, और स्टालिन के जमाने में, रशिया वाले स्टालिन के जमाने में हत्या कर देना, असैसिनेट कर देना, एग्जीक्यूट कर देना, जो भी था। तो शी जिनपिंग ने भी चीन में मिलिट्री के टॉप लीडर्स को ही कई बार पूरी तरह से पर्ज कर दिया है, और वर्तमान में तो टॉप लीडरशिप प्रैक्टिकली 90% पर्ज हो चुकी है। तो क्या कोई अमेरिका का राष्ट्रपति कभी ऐसा पर्ज कर सकता है? कहीं उल्टा ना हो जाए, उसी का पर्ज ना हो जाए। तो ये इस तरह से स्थितियां बदल जाती हैं। सब देश एक दूसरे को देख के सबक भी सीखते हैं, नेता नगरी। पॉलिसी इन्फ्लुएंस। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कई मामलों में खुद ही डिफेंस स्पेंडिंग और स्ट्रेटेजिक कॉल्स लेते दिखाई देता है, और ये जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन की पकड़ बनती है वैसे वैसे होने लगता है। सस्टेन्ड फंडिंग। जब जब युद्ध होते हैं तो बजट्स बढ़ाने ही पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म मिलिट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पड़ते हैं, और अगर कोई भी इसका विरोध करता है तो आप उस पर देशद्रोही होने का लेबल आसानी से चिपका सकते हैं। हालांकि अमेरिका जैसे रिलेटिवली मोर मैच्योर सोसाइटीज में लोग इन बातों को उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी आप खुद को जस्टिफाई करने के लिए सामने वाले को देशद्रोही तो बता ही सकते हो कि वॉर चल रहा है और तुम्हें बजट नहीं बढ़ाने, कैसे देशद्रोही हो तुम। तो यह है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसने पूरी ग्रिप में ले रखा है। तीसरा होता है एनर्जी कंपनीज। एनर्जी कंपनीज के भी वारे न्यारे हो जाते हैं। ऑयल प्राइस सर्च। अब जब हम बोल रहे हैं कि ईरान वॉर के कारण कच्चे तेल की कीमतें अनाप शनाप बढ़ेंगी, तो तेल कंपनियां तो खुश होंगी ना, वो क्यों दुखी होने लगी? हाँ, इस बात का उन्हें डर है कि अगर रेप्रोचमेंट होता ही नहीं है और सप्लाई चेन्स टूट ही जाती हैं, तो पूरे पूरे रिफाइनरीज ही सारी बंद हो जाएंगी, फिर लंबी चोट पड़ जाएगी। बट तेजी से ऊपर उठते क्रूड के दामों को, खासतौर पे स्पॉट परचेज प्राइसेस में, भले ही फ्यूचर्स में नहीं, को देखकर किसी भी तेल कंपनी का मालिक और सीईओ शेयर होल्डर दुखी तो निश्चित ही नहीं होगा। आप भी अगर उसके शेयर होल्डर होते तो आप खुशी होते ना। प्रॉफिट एक्सपेंशन। जैसे ही यह समस्या शुरू होती है ऑयल प्राइस सर्च की, आम आदमी आपके और मेरे जैसा रोने लगता है, कराहने लगता है।
ये कंपनियां खुश होती हैं, इनके प्रॉफिट्स 3, 4, 5, 6 गुना तक बढ़ सकते हैं, एसो मोबिल हो या शेवरॉन हो। और एनर्जी रिच रीजन्स पर अगर इनका नियंत्रण है तो बड़े बड़े नेता उनके आगे पीछे घूमना शुरू करते हैं, क्योंकि वो तो जियोपॉलिटिकली बहुत वैल्यूएबल हो जाते हैं। वेनेजुएला का पूरा खेल यही रहा है। अरे वेनेजुएला को छोड़ो, पूरा का पूरा अमेरिका का ऑयल का खेल यही रहा है, पेट्रो डॉलर का खेल यही रहा है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो इसी ग्लोबल अफेयर की प्लेलिस्ट में बनाया था, जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो इसी चैनल पर मेंबरशिप के 5 लेवल्स आपको मिलेंगे। जो भी आपको उसमें से अच्छा लगे ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा मेंबरशिप का रिमाइंडर यही था, इसलिए मैंने यहीं पर ये बता दिया। लेवल 3 में करंट अफेयर्स और पावर ऑफ 10 मिलता है। लेवल 5 में यूपीएससी का पूरा कोर्स। बहुत अच्छा लग रहा है, सैकड़ों स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेशनल्स जुड़े हैं, लर्नर्स जुड़े हैं। आइए आप भी इसका आनंद लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक अनोखी चीज आपको दिखेगी अमेरिका में, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स। मिलिट्री ऑपरेशंस में भी प्राइवेटाइजेशन घुसा दिया गया है। और प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स तो इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका इस्तेमाल करता है दुनिया भर में जहां भी युद्ध होते हैं, कि फिर उसके सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट भी बहुत अजीबोगरीब होते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज, इनका काम है आर्म्ड प्रोटेक्शन दो। इनका काम है, ब्लैक वाटर जैसी कंपनियां ऑपरेशन आउटसोर्स वॉरफेयर करती हैं। आपने अभी तक आईटी सर्विसेज आउटसोर्सिंग सुना होगा, भारत। आपने मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग सुना होगा, चाइना। मिलिट्री ऑपरेशंस आउटसोर्सिंग सुन लीजिए, अमेरिका। तो अमेरिका का बस चले तो हर चीज को ही आउटसोर्स कर दे, फिर बाद में रोता है कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग खराब हो गई, चीन ने मुझे लूट लिया इत्यादि। हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये जितनी भी कंपनियां हैं जिसमें पुराने सेना से ही रिटायर्ड लोग, मरीन्स ही आके जुड़ते हैं, वो अरबों कमाते हैं लॉजिस्टिक्स से, ट्रेनिंग से, कॉम्बैट सपोर्ट रोल से। और ये अपने आप में एक यूनिक चीज चल रही है अमेरिका में, जिस स्केल पर ये चल रही है। वैसे तो रशिया में भी है, और उसने क्या किया यूक्रेन युद्ध के बाद आप सबको पता है। और उसका जो टॉप बॉस था, उसका प्लेन अपने आप ही क्रैश हो गया एक दिन, वो भी कहानी आपको पता होगी। नहीं पता हो तो बताइए, एक आध वीडियो उस पर बना देंगे। तो दोस्तों, अमेरिकन प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स यूएस नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतने जरूरी हो गए, और ये पूरा पूरा लेजिट बिजनेस है अरबों डॉलरों का अमेरिका में। फिर आती हैं रिकंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां, जो पूरी तरह से एक्साइटेड बैठी रहती हैं जब भी वॉर छिड़ता है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन बहुत खर्चीला काम होता है, तो किसी को तो करना पड़ेगा। इनफैक्ट चाइना भी जहां जहां ऐसे अवसर आते हैं, तो अपनी तरफ से रिकंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में हमेशा आगे रहता है। अगर आप पूरे अफ्रीका को देखेंगे, चाइनीज कंपनीज ने अफ्रीका के लगभग सारे देशों में अपने पैर जमा लिए हैं। और अमेरिका इस बात से वाकिफ है, और वो बहुत घबराया हुआ भी है। गनीमत है कि मुनरो डॉक्ट्रिन अफ्रीका पर लागू नहीं होती, नहीं तो वहां भी घुस गए होते। वैसे घुस तो वो कहीं भी सकते हैं। पोस्ट वॉर रीबिल्डिंग हम आपको करके देंगे, रोड, सिटीज, इंफ्रा, बहुत ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट, बड़े बड़े दसों अरबों डॉलर के मिलते हैं। अब रिकंस्ट्रक्शन एक साल में तो होता नहीं है, तो ये 5, 10, 15, 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो उतने में तो एक एग्जीक्यूटिव की कंपनी में पूरी नौकरी ही कंप्लीट हो जाती है। तो ये है रिकंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा फर्म्स की कहानी। और ये कंपनियां भी कहीं ना कहीं मन ही मन दुआ करती होंगी कि भगवान करे अगला युद्ध हो जाए। तो दोस्तों, होता यही है, जब आप खुद और आपका परिवार और आपके नियर एंड डियर वंस फ्रंटलाइन पर नहीं होते ना, और उनके भेजे में गोली जाने का खतरा नहीं होता, और उनकी बिल्कुल शत विक्षत लाश मिलने का खतरा नहीं होता है, तो आप बहुत जोश से युद्ध की बात करते हो कि हो जाए, आर पार हो जाए। अगर आपका अपना बच्चा, अपनी बच्ची होते वहां, आप ऐसा कभी नहीं बोलते। इसीलिए कहते हैं सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज आर नेवर एग्रेसर्स। वो कभी नहीं चाहते कि युद्ध हो और मौतें हो, भले ही सामने वाले की बात हो रही हो। पॉलिटिकल लीडर्स, अगला बड़ा रीजन और बेनिफिशियरी इस पूरे युद्ध के खेल में होता है राजनेता। पब्लिक का सपोर्ट बिल्कुल कुलांचे भरने लगता है, तो ऐसे में वो नेता अपनी पावर को कंसोलिडेट बहुत अच्छे से कर सकता है।
डोनाल्ड ट्रंप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ईरान वॉर वॉज अ वेरी हेस्टिली कंसीव्ड एंड रॉन्गली एग्जीक्यूटेड वॉर, इसलिए वो फंस गए और तेजी से निकल के भागना चाहते हैं और ईरान निकलने दे नहीं रहा है। लेकिन अदरवाइज अगर ऐसा परसेप्शन वो क्रिएट कर पाते कि हम मॉरली करेक्ट हैं, वो इमोरल है वगैरह, तो पावर का कंसोलिडेशन हो जाता। फिलहाल अमेरिका में उल्टा हो रहा है और मिड टर्म में पता नहीं क्या हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की इमेज बन जाती है और बहुत सारे टेम्पररी एडवांटेजेस जो वॉर में आप लेते हैं वो सारे फेड आउट हो जाते हैं अगर वॉर लंबा खिंचा और या फेल हो गया। उस केस में उस आदमी की लेगेसी समाप्त मान लीजिए। अमेरिका 7 से 10 दिन का सपना लेके गया था जो नेतन्याहू और मोसाद ने ट्रंप को कन्विंस कर दिया था 11 फरवरी की मीटिंग में। 50 दिन होने आए हैं। तो ऐसे में अब ट्रंप बहुत अच्छे से समझ गए कि ये तो बहुत भारी पड़ रहा है सब कुछ। तो प्यारे दोस्तों, ये है अमेरिका वॉर्स एंड हु बेनिफिट्स की एक छोटी सी कहानी। कैसा लगा आपको वीडियो? इसका सबसे मजेदार हिस्सा आपको कौन सा लगा? कमेंट थ्रेड में हमें बताएं। दोस्तों तक इस वीडियो को लेके जाएं और लाइक कर लीजिए। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, ज्वाइन का बटन दबा के पांचों हमारे मेंबरशिप लेवल चेक करें और किसी एक के साथ जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ अमेरिका वॉर्स एंड हु बेनिफिट्स को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर एक नया बढ़िया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। नमस्ते, जय हिंद।